हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे ही होंगे और अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, आप सभी का हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस SSS में स्वागत है। अभी हम लोग सेकंड टर्म एग्ज़ाम के लिए क्लास 12 का जो इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट निकल चुका है, उसमें अभी हम लोग इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट 2 का पूरा वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे, पूरा एक्सप्लेन के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट 2 का पूरा क्लियर एक्सप्लेन के साथ अभी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका टोटल मार्क्स रहेगा 40, 1.5 घंटा का समय मिलेगा। टोटल प्रश्न 19 रहेगा, 19 गो प्रश्न रहेगा, जिसमें आपको 2 अंक वाला 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, 3 अंक वाला 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और 5 अंक वाला 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी आपको टोटल 13 प्रश्नों का उत्तर देना है, लेकिन आपके पास 19 प्रश्न रहेगा। आपको चॉइस करने बोलेगा, इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तो कहीं बोल देगा इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तो आपको जवाब देना है। ठीक है, यानी 2 अंक वाला 5 गो जवाब दीजिएगा, 3 अंक वाला 5 गो जवाब दीजिएगा और 5 अंक वाला 3 को जवाब दीजिएगा। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉपर क्लासेस SSS क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में आज हम लोग जैक बोर्ड इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट 2 का पूरा वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे, एकदम क्लियर आंसर के साथ। आंसर बहुत इजी भाषा में लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, क्लास 12 टर्म 2 एग्ज़ाम 2021-22 के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, सेक्शन ए में 2 अंकीय प्रश्न मिलेगा आपको। 2 गुना 5 बराबर 10, यानी आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है 2 अंक वाला में, सेक्शन ए में। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न है, आर्थिक एजेंट कौन होते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक एजेंट, इकोनॉमिक एजेंट से आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न सेट 1 में भी है, देख लीजिएगा। हम सेट 1 का वीडियो बना चुके हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, जो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान का कोई बात है ही नहीं। आर्थिक एजेंट, इकोनॉमिक एजेंट कौन होता है। सभी आर्थिक क्रियाएं करने वाले व्यक्ति को आर्थिक एजेंट कहा जाता है। कोई भी आर्थिक एजेंट हो, अपना लाभ कमाने के लिए यानी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए अलग अलग कामों में लगे रहते हैं, जैसे उपभोक्ता हुआ, उत्पादक हुआ, निवेशकर्ता हुआ, विनिमयकर्ता, दुकानदार हुआ आदि। क्या समझ में आया। अपना लाभ और आय प्राप्त करने के लिए लोग अलग अलग काम में बिजी रहता है, उसको आर्थिक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, और उस व्यक्ति को आर्थिक एजेंट बोलते हैं जो आर्थिक क्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। नेशनल इनकम क्या होता है। एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में अर्जित कुल साधन आय, लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी राष्ट्रीय आय मतलब होता है कुल घरेलू साधन आय कितना अर्जित हुआ, उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दीजिए, तो आपका राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। मतलब एक लेखा वर्ष में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के पीरियड में किसी देश का घरेलू सीमा में, मतलब देश के अंदर, कुल साधन आय कितना प्राप्त हुआ, मतलब उत्पादन का साधन देने वाला व्यक्ति को जो आय प्राप्त हुआ। कोई ज़मीन दिया है तो उसको भाड़ा लगान प्राप्त हुआ, कोई मजदूर के रूप में काम किया है तो उसको मजदूरी प्राप्त हुआ, कोई पूंजी दिया है तो उसको ब्याज प्राप्त हुआ, कोई साहसी मालिक के रूप में काम किया है, अपना फैक्ट्री का मालिक है वो, तो उसको लाभ प्राप्त हुआ। सबका जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक लेखा वर्ष में देश का घरेलू सीमा में टोटल कितना साधन आय अर्जित हुआ, उत्पत्ति का साधन से कितना आय प्राप्त हुआ, और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कितना है, दोनों का जोड़ को बोलेंगे राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय बराबर होता है कुल घरेलू साधन आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय।
क्वेश्चन नंबर 3, कहता है नगद निधि अनुपात CRR से आप क्या समझते हैं? कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? नगद निधि अनुपात कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? समझिए। उत्तर, देश के सभी व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक से लेन देन करने के लिए अपनी जमाओं का कुछ प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है, जिसे नगद कोष अनुपात कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। क्या समझ में आया? देश का जितना भी व्यापारिक बैंक है उसको अपना मालिक, अपना प्रधान बैंक यानी केंद्र बैंक, मतलब इंडिया में RBI से लेन देन करने के लिए अपनी दिन प्रतिदिन के जमा राशि का कुछ प्रतिशत उसके पास एडवांस के रूप में जमा रखना पड़ता है। उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR, नगद कोष अनुपात, नगद निधि अनुपात। ये प्रत्येक व्यापारिक बैंक को रखना पड़ता है, नहीं तो फिर भविष्य का लेन देन सरल नहीं होगा। आप किसी से भविष्य में लेन देन करना चाहते हैं तो आपको पहले उसके पास कुछ पैसा एडवांस के रूप में रखना ही पड़ेगा। इसलिए देश का प्रत्येक व्यापारिक बैंक केंद्र बैंक से लेन देन करने के लिए अपना जमा राशि का कुछ प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास यानी RBI के पास रखना पड़ता है। उसको नगद कोष अनुपात CRR कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं? उत्तर, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द बकट से हुई है, जिसका अर्थ है एक चमड़े का थैला या बटुआ। बजट एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकार की एक वित्तीय वर्ष या लेखा वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अनुमानित आय एवं व्यय का ब्यौरा होता है। अर्थात इसमें सरकार को आने वाले एक वर्ष की अवधि में प्राप्त होने वाले आय और सरकार द्वारा खर्च होने वाली राशि का लेखा जोखा होता है। क्या समझ में आया? समझ में यह आया कि सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? तो कहता है बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द बकट से हुई है, जिसका अर्थ है एक चमड़े का थैला या बटुआ। ठीक है, यानी बजट एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा पत्र है जिसमें सरकार आने वाला एक साल में कितना खर्चा करेगा और उसको अपना विभिन्न स्रोतों से कितना इनकम प्राप्त होगा, उसका लेखा जोखा कैलकुलेशन डाटा होता है बजट में। ठीक है, यानी एक वित्तीय वर्ष में, आने वाला वर्ष में, एक लेखा वर्ष में, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के पीरियड में जो आने वाला है, उसमें सरकार एक साल के पीरियड में कितना खर्चा करेगा और उसको अलग अलग स्रोत से कितना पैसा इनकम के रूप में प्राप्त होगा, उसका अनुमानित डाटा लेखा जोखा बजट में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हैं? राजस्व प्राप्तियां रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? बोलता है वे प्राप्तियां जिससे सरकार का न कोई दायित्व उत्पन्न होता है और न ही सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी होती है, राजस्व प्राप्तियां कहलाती है। उदाहरण के लिए सरकार को दिया जाने वाला टैक्स। जब कोई व्यक्ति यानी पूंजीपति हो, कोई फैक्ट्री का मालिक हो, अधिक पैसा कमाने वाला लोग हो, जिसका आय का स्रोत अधिक है, इनकम का लेवल हाई है, वो सरकार को टैक्स देता है तो उसको बदले में कुछ नहीं मिलता है। टैक्स देने वाले को सरकार द्वारा बदले में कुछ नहीं मिलता है, कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है जो टैक्स देता है। यानी कहने का अर्थ है जब हम सरकार को टैक्स देते हैं तो हमको बदले में कुछ नहीं मिलता है। मतलब सरकार टैक्स से प्राप्त राशि को जन कल्याण के लिए, सार्वजनिक कल्याण के लिए, गरीब लोगों के विकास के लिए, कल्याण के लिए खर्च करता है। ठीक है, यानी जो टैक्स देता है उसको बदले में कुछ नहीं मिलता है, तो सरकार का कोई दायित्व उत्पन्न हुआ नहीं कि हमको कोई टैक्स दे रहा है तो हम भी कुछ दें। मतलब सरकार का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ। जब दायित्व उत्पन्न हुआ नहीं तो फिर परिसंपत्ति में कोई कमी हुआ नहीं। यानी वे प्राप्तियां जिससे सरकार का ना तो कोई दायित्व उत्पन्न होता है और ना तो परिसंपत्ति में उसका कोई कमी होता है, उसको बोलेंगे राजस्व प्राप्तियां, राजस्व आय। उदाहरण के लिए सरकार को दिया जाने वाला टैक्स, जो हम सरकार को टैक्स देते हैं उससे सरकार का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता है कि कोई व्यक्ति हमको टैक्स दे रहा है तो हम भी उसको कुछ दें। इसलिए बोला जाता है कि टैक्स देने वाले को सरकार द्वारा कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। ठीक है,
तो जब उसका दायित्व तो उत्पन्न हुआ ही नहीं कि हम दिए तो हमको भी कुछ दे, तो फिर सरकार का परिसंपत्ति में कोई कमी होगा नहीं। यानी सरकार को आय प्राप्त हो गया, टैक्स के रूप में आय प्राप्त हो गया, लेकिन उसका कोई दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ कि हमको टैक्स प्राप्त हुआ है, हमको आय प्राप्त हुआ है तो हमको भी कुछ देना है। और जब दायित्व उत्पन्न हुआ नहीं तो फिर परिसंपत्ति में कोई कमी होगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे है समग्र मांग क्या है। सामूहिक मांग बोलेंगे इसको, कुल मांग बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। समग्र मांग क्या है? एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की संपूर्ण मांग को ही सामूहिक मांग कहा जाता है और यह अर्थव्यवस्था के कुल व्यय के रूप में व्यक्त की जाती है। कहने का अर्थ है सामूहिक मांग मतलब होता है आप अर्थव्यवस्था में कितना खर्चा कर पाइएगा। मांग का अर्थ क्या है? आप कितना खर्चा कर पाइएगा उतना खरीदारी कर पाइएगा। तो सामूहिक मांग का अर्थ है एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का संपूर्ण कितना डिमांड हुआ, कितना खरीदारी हुआ। कितना खरीदारी हुआ इसका मीनिंग है अर्थव्यवस्था में टोटल कितना कुल व्यय हुआ। इसलिए बोल रहा है कि सामूहिक मांग अर्थव्यवस्था में कुल व्यय के रूप में व्यक्त होता है। यानी सामूहिक मांग, कुल मांग, समग्र मांग उस कुल व्यय को बताती है जिसे एक देश के सभी निवासी आय के दिए हुए स्तर पर वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के लिए उस पर मुद्रा खर्च करने को तैयार होता है। ठीक है, हम लोग सब कोई पूरी अर्थव्यवस्था के लोग वस्तुओं और सेवाओं पर अपना मुद्रा को जितना खर्चा करने के लिए तैयार होते हैं उतना हम मांग कर पाते हैं, उतना हम खरीद पाते हैं। यानी सामूहिक मांग बराबर कुल व्यय। और हमारा इनकम जो व्यय होता है वो दो भाग में होता है, एगो उपभोग पर खर्च होता है और एगो निवेश पर खर्च होता है। ठीक है, यानी हमारा आय का दो भागों में व्यय होता है, वस्तु सेवा को खाने पीने में यानी उपभोग व्यय, और जो सेविंग होता है, बचत होता है, उसको हम कोई काम में लगाते हैं यानी इन्वेस्ट पर खर्च। जो बचता है उसको हम इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब मेरा आय जब कुल व्यय बनता है तो वो दो भागों में खर्च होता है, एक ठो उपभोग पर और एक ठो निवेश पर। उपभोग मतलब कंज्यूमशन, निवेश मतलब इन्वेस्ट। यानी सामूहिक मांग मतलब कितना व्यय किए आप, कितना खर्चा कर पाएँ, अर्थात सामूहिक मांग बराबर कुल व्यय और कुल व्यय बराबर उपभोग पर व्यय जोड़ निवेश पर व्यय। यानी एडी एग्रीगेट डिमांड बराबर C+I। ठीक है, याद रखिएगा सामूहिक मांग का अर्थ है अर्थव्यवस्था में टोटल कितना वस्तु सेवा का डिमांड किया जा रहा है। वह डिपेंड करता है कि अर्थव्यवस्था में टोटल कितना खर्चा हो रहा है। अर्थव्यवस्था में टोटल कितना खर्च हो रहा है, जितना खर्च उतना मांग होगा। खर्च का दो पार्ट होता है, एक वस्तु सेवा के उपभोग पर खाने पीने में, और जो सेविंग करते हैं उसको इन्वेस्ट में खर्च करते हैं, कोई काम में लगाते हैं। यानी सामूहिक मांग मतलब कुल व्यय और कुल व्यय मतलब उपभोग पर व्यय, निवेश पर व्यय। एडी बराबर C+I। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्यापार संतुलन क्या है? व्यापार संतुलन यानी व्यापार शेष, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बोलता है एक देश का अलग देश के साथ दिखाई देने वाला रियल पदार्थ, जो रियल पदार्थ का बना है, दिखाई देने वाला सामान है, जैसे मशीन, कपड़ा, सीमेंट आदि, ये सब का निर्यात और आयात के मूल्य में जो अंतर होता है उसको हम लोग व्यापार संतुलन या व्यापार शेष कहते हैं। ठीक है, व्यापार शेष का संबंध व्यापार की केवल दृश्य घटकों से है, दृश्य मदों से है, दिखाई देने वाला सामान से है। अर्थात किसी देश के कुल दृश्य निर्यात एवं कुल दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को उस देश का व्यापार शेष कहा जाता है, व्यापार संतुलन कहा जाता है। दृश्य मदों में भौतिक वस्तुएं जैसे मशीन, कपड़ा, सीमेंट आदि शामिल है। अतः व्यापार शेष बराबर दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात। व्यापार शेष व्यापार संतुलन कब बोलेंगे? व्यापार शेष तब होगा जब निर्यात आयात में अंतर होगा, डिफरेंस होगा। अंतर निकालने के बाद कुछ शेषफल बचेगा तो बोलेंगे व्यापार शेष। लेकिन यदि निर्यात आयात बराबर है, संतुलन है, इक्वल है, तो फिर शेषफल 0 बचेगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि दोनों बराबर है। 5 - 5 0 होता है ना, तो फिर बोलेंगे व्यापार संतुलन। ठीक है, चलिए हम लोग व्यापार शेष, व्यापार संतुलन दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि स्थिति क्या है। यदि आयात निर्यात बराबर है तो संतुलन, बराबर नहीं है तो शेष, क्योंकि बराबर नहीं है तो अंतर निकालेंगे तो कुछ शेषफल बचेगा, तब बोलेंगे व्यापार शेष।
यानी व्यापार शेष व्यापार संतुलन का संबंध व्यापार का केवल दृश्य घटकों से है। जैसे कि सूचना हुआ, क्या बोलता है, संचार हुआ, कोई सेवा हुआ, ये रियल पदार्थ का बना हुआ नहीं होता है, तो इसको बोलेंगे अदृश्य घटक, इसको बोलेंगे अदृश्य मद। दृश्य मद कौन है? दृश्य घटक कौन है? जो दिखाई देने वाला रियल पदार्थ है, भौतिक वस्तु है। जैसे कि सीमेंट हुआ, कपड़ा हुआ, मशीन हुआ, ये सब का एक देश से दूसरे देश का आयात निर्यात होते रहता है। ठीक है, चलिए, तो किसी देश का कुल दृश्य निर्यात और कुल दृश्य आयात के मूल्य में जो अंतर होता है उसको व्यापार शेष या व्यापार संतुलन कहा जाता है। अब हम लोग आगे सेक्शन बी में 3 अंक के प्रश्न। सेक्शन बी में 3 अंक के प्रश्न है। 3 × 5 = 15। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग 3 नंबरिया प्रश्न में आ गए। आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, 1929 की विश्व की महामंदी का वर्णन कीजिए। मंदी मतलब मार्केट में चहल पहल घट जाना, बेरोजगारी बढ़ जाना, रोजगार घट जाना, हाहाकार मच जाना, लोगों का इनकम का स्रोत, आय का स्रोत घट जाना। ठीक है, बोलता है कीन्स से पहले अर्थशास्त्रियों का कहना था कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, किंतु 1929 की विश्वव्यापी महामंदी की घटना ने परंपरावादी मान्यता को चूर चूर कर दिया। जो परंपरा चलते हुए आ रहा था कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार पाया जाता है, अर्थव्यवस्था सदैव संतुलित रहता है, तो ये कीन्स से पहले, कीन्स तो आया 1936 में अपना बुक लेकर, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उससे पहले, मंदी के पहले, मंदी आया था 1929 में, जो 1932 के अंत तक यानी 1933 तक रहा था। ठीक है, तो उससे पहले सभी अर्थशास्त्री का मानना था, कहना था कि अर्थव्यवस्था सदैव संतुलित रहता है, अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है। लेकिन ये सब फ्लॉप हो गया, फेल हो गया जब मंदी आया। तो कीन्स अपना बुक में लिखा कि अर्थव्यवस्था अपने आप में संतुलित कभी नहीं रहता है, वह अपने आप में पूर्ण रोजगार की स्थिति में कभी नहीं रहेगा। वो डिपेंड करता है सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति का स्तर क्या है। यदि सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति का स्तर संतुलन है, बराबर है, तो अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार में रहेगा, और बराबर नहीं है तो नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कीन्स से पहले जो अर्थशास्त्री था उसका मानना था, बोलना था कि अर्थव्यवस्था ठीक ठाक रहता है, संतुलित रहता है, अर्थव्यवस्था में लोगों को हमेशा रोजगार प्राप्त होता है। लेकिन ये मंदी ने सब बात को फॉल्स साबित कर दिया। इस मंदी के कारण यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका जैसे देशों में मांग घट गया, हजारों कारखाना बंद हो गया, लेबर को, श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 1933 तक बेरोजगारी का स्तर 3% से बढ़कर 25% हो गया। इस अवधि में कुल उत्पादन में 33% का गिरावट आया। इस प्रकार 1929 से 1933 तक का समय महामंदी काल कहलाता है। 1929 से 1933 तक का समय को महामंदी काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली के किसी एक दोष का वर्णन कीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली के किसी एक कठिनाई, किसी एक दोष, अवगुण का वर्णन करना है। तो हम ले लिए हैं दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे संयोग का अभाव मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली में एक कठिनाई था कि कभी मेरा आवश्यकता का वस्तु तुम्हारे पास मिल गया, लेकिन तुम्हारा आवश्यकता का वस्तु मेरे पास नहीं मिल रहा। कभी तुम्हारा आवश्यकता का वस्तु मेरे पास मिल गया, लेकिन मेरा वाला तुम्हारे पास नहीं मिल रहा है। कभी दोनों के पास दोनों का आवश्यकता का वस्तु मिल गया, लेकिन दोनों बहुत दूर दूर है, तो लेन देन करने में असुविधा हो रहा है। कभी सब कुछ ठीक है, लेकिन दोनों लेन देन के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। हम लोग में एंटी है, दोस्ती नहीं बन पा रहा है। ठीक है, दोनों लेन देन के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वस्तु विनिमय प्रणाली सफल नहीं होगा। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत विनिमय केवल उसी समय संभव हो सकता है जब व्यक्तियों के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु हो और वह साथ ही आपस में एक दूसरे से बदलने के लिए तैयार भी हो। परंतु ऐसा संयोग, ऐसा जोड़ा, ऐसा दोस्ती सदैव संभव नहीं है। मुद्रा के आविष्कार से अब यह कठिनाई दूर हो गई है,
क्योंकि अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी वस्तुओं को मुद्रा के बदले में बेचकर उसकी सहायता से अपनी आवश्यकता की कोई भी वस्तु खरीद सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्यक्ष कर को उदाहरण सहित समझाइए। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? यह प्रश्न सेट 1 में भी था, सेट 1 में भी है यह प्रश्न। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है हम देखे हैं सेट सब में कॉमन है। ठीक है, पांचों सेट में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जो लगातार 2 बार 3 बार पूछा गया है, तो वह प्रश्न को आप एकदम दिमाग में ठूस लीजिएगा। जो प्रश्न रिपीट किया जा रहा है कॉमन है प्रत्येक सेट में, जानिएगा वह इम्पोर्टेंट है, VVI है, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रत्यक्ष कर सेट 1 में भी था। प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, यह वह टैक्स है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति ही इसका भुगतान करता है, अर्थात इस टैक्स को किसी दूसरे पर टाला या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी टैक्स का काराघात एवं कारापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। उदाहरण के लिए आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, उपहार कर आदि। क्या समझ में आया? आपका इनकम पर टैक्स लग गया तो आप ही का चुकाना पड़ेगा। आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो उसका मूल्य तो आप ही चुका रहे हैं, क्योंकि आप तो गिफ्ट दे रहे हैं उसको, उससे तो पेमेंट मांगिएगा नहीं, यानी आप उस वस्तु का कीमत चुकाइएगा। तो टैक्स कौन दिया? आप ही दिए। तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। वह टैक्स जो जिस पर लगता है वही चुकाता है। लेकिन सेल टैक्स यानी बिक्री कर, जब कोई वस्तु पर टैक्स लगता है, उसको हम खरीदें लेकिन उसका हम यूज नहीं करना चाह रहे हैं, उसको हम चाह रहे हैं कि बेच दें किसी को। यदि आप किसी को बेच दीजिएगा तो अब जो लेगा वो टैक्स देगा, फिर वो सोचेगा कि नहीं हम भी बेच दें, उसका ज़रूरत नहीं है, बेच दिया, तीसरा को बेच दिया, तीसरा व्यक्ति को वो व्यक्ति बेच दिया सामान को, तो फिर वो टैक्स देगा। कहने का अर्थ क्या है? GST को, वस्तु पर लगे टैक्स को हम टाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं बिक्री कर को, ठीक है, दूसरों पर हस्तांतरित कर सकते हैं। जब तक उसका हम अंतिम उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम टैक्स देंगे नहीं। लेकिन इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है, ये जिस पर लगता है वही चुकाता है। जब किसी टैक्स का काराघात एवं कारापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है, इस टैक्स को दूसरों पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, टाल नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, स्टॉक एवं प्रवाह चर को परिभाषित कीजिए। स्टॉक मतलब जमा राशि, प्रवाह यानी फ्लो मतलब चलता हुआ राशि। स्टॉक का संबंध एक विशेष समय बिंदु या किसी निश्चित समय से होता है, एक समय से होता है, जबकि प्रवाह वह मात्रा है जो एक समय अवधि में मापी जाती है। यानी स्टॉक का समय काल नहीं होता है, जबकि प्रवाह का समय काल होता है। ठीक है, स्टॉक में टाइम के बीच गैपिंग नहीं होगा, एक टाइम होगा, और प्रवाह में टाइम के बीच गैपिंग होगा, 2 टाइम होगा, समय अंतराल होगा, समय काल होगा। किसका? प्रवाह का। लेकिन स्टॉक का ना तो समय अवधि होगा ना तो समय काल होगा। ये एक विशेष समय पर, एक निश्चित समय बिंदु पर, एक समय पर मापा जाता है, क्योंकि ये स्थिर बात है। यानी स्टॉक एक स्थैतिक अवधारणा है, जबकि प्रवाह एक गत्यात्मक अवधारणा है। स्टॉक एवं प्रवाह के उदाहरण। स्टॉक मतलब संपत्ति, 2 स्थानों के बीच की दूरी, एक टैंकी में रखा पानी, गोदाम में रखी गेहूं की मात्रा। प्रवाह, प्रवाह मतलब आपका इनकम, आपका उपभोग यानी खर्च, निवेश यानी कोई काम में पैसा लगाना, कम बेसी होते रहता है ये सब। इनकम कम बेसी होगा तो बचत कम बेसी होगा, उपभोग कम बेसी होगा, निवेश कम बेसी होगा। चलती गाड़ी की गति, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड कम बेसी होते रहता है, कभी 40, कभी 50, कभी 60, रोड खाली मिल गया तो 80, 100। नदी का जल का स्तर कम बेसी होते रहता है। ठीक है, गेहूं का खरीद बिक्री कम बेसी होते रहता है, कभी 5 कुंटल, कभी 10 कुंटल, कभी 20 कुंटल, कभी 2 कुंटल, कभी 1 कुंटल, कम बेसी होते रहता है, तो उसको बोलेंगे प्रवाह। प्रवाह मतलब फ्लो, गति किया हुआ बात। ठीक है, गत्यात्मक अवधारणा। और स्टॉक मतलब स्थिर बात जो फिक्स रहता है, स्थैतिक अवधारणा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ को समझाइए। समष्टि अर्थशास्त्र MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है?
तो बोलता है समष्टि MACRO मैक्रो शब्द का अर्थ विशाल या व्यापक या बड़ा होता है, अर्थात अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं के समूह का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं के व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं बल्कि इन इकाइयों के समूह का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत आय का नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत कीमतों का नहीं बल्कि सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत उत्पादन मांग पूर्ति का नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन सामूहिक मांग पूर्ति का अध्ययन करता है। क्या समझ में आया? समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? वह अर्थशास्त्र जिसका मतलब होता है विशाल, व्यापक, बड़ा, जिसका एरिया बड़ा होता है, जिसमें आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर सामूहिक रूप में अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर, कुल उत्पादन, कुल मांग, कुल पूर्ति, ये सब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। समग्र मांग के घटकों को लिखिए। समग्र मांग यानी सामूहिक मांग, कुल मांग, एग्रीगेट डिमांड, क्या 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 संघटक है, क्या क्या निर्धारक घटक है, समझिए। ए नंबर, बंद अर्थव्यवस्था में, बंद अर्थव्यवस्था में क्या होगा? विदेशी व्यापार नहीं होगा। जहां विदेशी व्यापार घटक अनुपस्थित रहेगा तो फिर सामूहिक मांग का सिंपल फार्मूला होगा, सामूहिक मांग बराबर उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय। ठीक है, यानी AD बराबर C+I। C मतलब कंज्यूमशन, I मतलब इन्वेस्टमेंट और AD मतलब एग्रीगेट डिमांड। ठीक है। बी नंबर बोल रहा है खुली अर्थव्यवस्था में, जहां विदेशी व्यापार घटक उपस्थित होगा। खुली अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार आयात निर्यात होगा तो फिर सामूहिक मांग में आयात निर्यात शामिल कर देंगे, यानी सामूहिक मांग बराबर उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय प्लस निर्यात आयात, यानी AD बराबर C+I प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भुगतान शेष के चालू खाते के घटकों को लिखिए। भुगतान शेष का चालू खाता का क्या घटक है? तो पहले समझिए चालू खाता क्या है। चालू खाता वह खाता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात एवं एक पक्षीय भुगतानों का हिसाब किताब रखा जाता है। अर्थात चालू खाता के लेन देन प्रवाह के रूप में होते हैं जो देश की चालू आय में परिवर्तन लाते हैं। बोलता है चालू खाता वह खाता है जिसमें एक देश का दूसरा देश से दिन प्रतिदिन जो सामान का लेन देन होता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, जो चालू आय में परिवर्तन लाता है, जो लगातार प्रवाह के रूप में होता है, चलते रहता है, कम बेसी होते रहता है। ठीक है, दिन प्रतिदिन जो एक देश का अलग देश से वस्तुओं सेवाओं का आयात निर्यात होता है उसका रिकॉर्ड जिस खाता में रखते हैं पूरा वह कम बेसी होते रहता है, क्योंकि चालू है, रनिंग क्या हुआ बात है, तो उसका रिकॉर्ड को जिस में रखते हैं दिन प्रतिदिन के लेन देन को उसको बोलेंगे चालू खाता। ठीक है, चालू खाता का लेन देन प्रवाह के रूप में होता है, फ्लो के रूप में होता है, कम बेसी होते रहता है। ठीक है, जो देश का चालू आय में परिवर्तन लाता है। चालू खाते की घटकें निम्नलिखित हैं। एक नंबर, दृश्य वस्तुओं का निर्यात एवं आयात जैसे सीमेंट, कपड़ा, मशीन आदि। 2 नंबर, अदृश्य घटकें यानी सभी सेवाएं जैसे सूचना संचार आदि। 3 नंबर, पूंजी अंतरण जैसे पूंजीगत सामानों का लेन देन। ठीक है, पूंजी अंतरण मतलब पूंजीगत सामानों का लेन देन, यानी चालू खाता में 3 घटक शामिल होगा। पहला, दिखाई देने वाला वस्तु, दृश्य घटक का सभी आयात निर्यात शामिल होगा, सीमेंट, कपड़ा, मशीन आदि का। 2 नंबर है अदृश्य घटक जो दिखाई नहीं देता है, जो सेवा होता है, यानी सभी सेवाएं जैसे सूचना संचार आदि। 3 नंबर पूंजी अंतरण मतलब पूंजीगत सामान का लेन देन। आगे है 5 अंक के प्रश्न, सेक्शन C, 5 अंक के प्रश्न। ठीक है, 5 या 15 किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न है वास्तविक प्रवाह एवं मौद्रिक प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। वास्तविक प्रवाह रियल फ्लो, मौद्रिक प्रवाह मनी फ्लो में क्या अंतर है समझिए। देखिए वास्तविक प्रवाह रियल फ्लो, यहाँ पर देखिए फिगर में 2 क्षेत्र है, परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, फर्म क्षेत्र। ठीक है, परिवार क्षेत्र जब उत्पादक क्षेत्र को उत्पादन के साधन देता है, मतलब साधन सेवा, जमीन देता है, लेबर देता है, पूंजी देता है, कच्चा माल देता है, तो फर्म क्षेत्र क्या करता है, नया वस्तु सेवा बनाकर परिवार क्षेत्र की ओर भेज देता है। तो यहाँ पर
वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन हो रहा है तो उसको बोलेंगे वास्तविक प्रवाह, जहाँ पर पैसा का बात नहीं हो रहा है। यानी परिवार क्षेत्र से फर्म क्षेत्र को साधन सेवा मतलब जमीन हुआ, लेबर हुआ, पूंजी हुआ, कच्चा माल हुआ, ये सब दिया जाता है। एवं फर्म क्षेत्र से परिवार क्षेत्र को वस्तुओं या सेवाओं का जो प्रवाह होता है उसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं। क्या समझ में आया? परिवार क्षेत्र फर्म या उत्पादक क्षेत्र को उत्पादन का साधन दिया, तो उत्पादक क्षेत्र क्या किया, उस उत्पत्ति के साधन से, उत्पादन का साधन से नया वस्तु सेवा का निर्माण किया और फिर परिवार क्षेत्र को भेज दिया। तो यहाँ पर एक तरफ से उत्पादन का साधन वस्तु आया, दूसरा तरफ से नया वस्तु बन के चला गया, तो यहाँ पर वस्तुओं का वस्तुओं के बदले प्रवाह हुआ, फ्लो हुआ, तो उसको बोलेंगे वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह का मतलब होता है वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह। ठीक है, इसमें पैसा का बात नहीं होगा। जैसे कि हम लोग कर सकते थे कि हम परिवार क्षेत्र हैं और उत्पादक क्षेत्र को, फर्म क्षेत्र को हम उत्पादन का साधन दे रहे हैं, तो उससे हम अपना पेमेंट ले लें, अपना उत्पादन के साधन का दाम ले लें। ठीक है, तो हमको वो दाम दे दिया, फिर वह जब वस्तु सेवा नया बनाया मार्केट में लाएगा, हम खरीदेंगे, अपना पैसा खर्चा कर दिए, हम पेमेंट कर दिए, तो फिर बोलेंगे इसको मौद्रिक प्रवाह, क्योंकि यहाँ पर वस्तुओं का प्रवाह के बदले मुद्रा का प्रवाह हो गया, वस्तुओं के बदले मुद्रा का प्रवाह हो गया, तो उसको बोलेंगे मौद्रिक प्रवाह। लेकिन हम उसको उत्पादन का साधन दिए और हम उससे कुछ पैसा नहीं लिए, वो जब अंतिम वस्तु सेवा बनाया तो वो हमको दे दिया। यानी जब हम उसको उत्पादन का साधन दिए तो वो हमको उसका पेमेंट नहीं किया, उसका मूल्य नहीं दिया, वह उसको रखा, नया उत्पादन का वस्तु बनाया, नया वस्तु बना के हम लोग को दिया, दे के हम लोग उसको कुछ नहीं दिए। मतलब मेरा वस्तु पर वो पेमेंट नहीं किया, उसका वस्तु पर हम पेमेंट नहीं किए, दोनों एक दूसरे से वस्तुओं का वस्तुओं के बदले लेन देन कर लिए, तो उसको बोलेंगे वास्तविक प्रवाह। ठीक है, लेकिन मौद्रिक प्रवाह क्या है समझिए, हम उसको जो उत्पादन का साधन दिए तो उसके बदले हम पेमेंट ले लिए, हमको वह पेमेंट कर दिया। ठीक, जब वो नया वस्तु सेवा बना के मार्केट में लाया, हम खरीदें, हम उस पर अपना पैसा खर्चा कर दिए जो कमाए थे, तो ये क्या होगा, इसमें वस्तुओं का प्रवाह के बदले मुद्रा का प्रवाह हुआ। ठीक है, हम दिए तो वो पेमेंट कर दिया, वो दिया तो हम पेमेंट कर दिए, तो ये वस्तुओं के बदले मुद्रा का प्रवाह को बोलेंगे मौद्रिक प्रवाह। ठीक है, मौद्रिक प्रवाह का मतलब है आय का प्रवाह, मुद्रा का प्रवाह, और वास्तविक प्रवाह का मतलब है वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह। ठीक है, चलिए, यानी जैसे कि उसको हम ज़मीन दिए थे, कच्चा माल दिए थे, लेबर दिए थे, पूंजी दिए थे नया वस्तु का उत्पादन करने के लिए, वो क्या किया, हमको ज़मीन के बदले लगान दे दिया, भाड़ा दे दिया, लेबर के बदले मजदूरी दे दिया, पूंजी के बदले ब्याज दे दिया, कच्चा माल के बदले पेमेंट कर दिया। फिर 2-3 महीना बाद जब वो नया वस्तु सेवा बनाकर मार्केट में लाया तो हम उस वस्तु को खरीदें, हम पेमेंट कर दिए। तो यहाँ पर वस्तुओं के बदले मुद्रा का प्रवाह हो रहा है, तो उसको बोलेंगे मौद्रिक प्रवाह। लेकिन ऊपर में यानी इसमें वस्तुओं का प्रवाह के बदले वस्तुओं का प्रवाह हो रहा है, यानी इसमें हम जो परिवार क्षेत्र हैं, उत्पादक क्षेत्र को उत्पादन का साधन दे रहे हैं नया वस्तु का उत्पादन करने के लिए, तो वह वस्तु बनाया, हमको दे दिया। यहाँ पर पैसा का कोई बात नहीं हुआ, पैसा का लेन देन नहीं हुआ, कोई मोल भाव नहीं हुआ, तो उसको बोलेंगे वास्तविक प्रवाह। ठीक है, और जहाँ वस्तुओं के बदले मुद्रा का प्रवाह होगा उसको बोलेंगे मौद्रिक प्रवाह। अगला प्रश्न है, मुद्रा के कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, मुद्रा के कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए, पहला है प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शन। मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को मुख्य कार्य, आवश्यक कार्य, मौलिक कार्य भी कहा जाता है। मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्य हैं, 1 नंबर विनिमय का माध्यम, 2 नंबर मूल्य का मापक। 1 नंबर विनिमय का माध्यम क्या बोल रहा है सुनिए, मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार विनिमय ही है और विनिमय का संपूर्ण कार्य भी मुद्रा के माध्यम से ही होता है।
प्राचीन समय में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। इस प्रणाली में डायरेक्ट रूप में वस्तुओं का आदान प्रदान होता था वस्तुओं के बदले, किंतु इस प्रणाली में बहुत अधिक कठिनाई था, दोहरे सहयोग का अभाव था। इसलिए विनिमय करने में, लेन देन करने में बहुत अधिक परेशानी, कठिनाई होता था। मुद्रा के आविष्कार से ये परेशानी या कठिनाई दूर हो गया है। ठीक है, आप प्रत्येक वस्तु के बदले मुद्रा दीजिए, वस्तु प्राप्त कीजिए। ठीक है, अभी लेन देन का आधार मुद्रा ही है। आप मुद्रा से सब कुछ पा सकते हैं, कोई वस्तु हो, कोई सेवा हो, कोई सामान हो, कुछ भी हो। यानी मुद्रा के कार्यों का वर्णन करने बोला है क्वेश्चन नंबर 17 में। इसमें पहला है प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य को मुख्य कार्य, आवश्यक कार्य, मौलिक कार्य भी कहते हैं। मुद्रा का 2 प्राथमिक कार्य है। पहला विनिमय का माध्यम, यानी मुद्रा अभी लेन देन का माध्यम है। कुछ भी पाना है तो बदले मुद्रा दीजिए और पा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा है मूल्य का मापक। क्या दूसरा है? दूसरा है मूल्य का मापक। मूल्य का मापक का अर्थ है मुद्रा मूल्य मापन का कार्य करती है, अर्थात मुद्रा के द्वारा वर्तमान में प्रत्येक वस्तु का मूल्य को मापा जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का कोई मापदंड नहीं था, जिसके कारण विनिमय का मूल्य निश्चित करने में बहुत अधिक कठिनाई परेशानी होती थी। मुद्रा के आविष्कार से कठिनाई या परेशानी दूर हो गया है। क्या समझ में आया? वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी वस्तु के बदले दूसरा कोई वस्तु कितना मिलेगा, ये तय करना बड़ा कठिन काम था। इस तरह का कोई मापदंड नहीं था। जैसे अभी बोलते हैं ना कि नमक 20 रुपया किलो और चीनी 40 रुपया किलो, तो 1 किलो नमक मतलब आधा किलो चीनी बराबर हो गया, और 1 किलो चीनी मतलब 2 किलो नमक बराबर कर दे रहे हैं हम लोग। इस तरह से मूल्य को माप रहे हैं। लेकिन ये चीज़ वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं था। कोई वस्तु के बदले हम कोई दूसरा वस्तु कितना लेन देन करेंगे, ये तय वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं था। मूल्य का कोई मापदंड नहीं था, कैसे मापेंगे? ठीक है, यानी मुद्रा मूल्य को मापता है। मुद्रा के द्वारा वर्तमान में प्रत्येक वस्तु का मूल्य को हम माप सकते हैं। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली में इस तरह का कोई मापदंड नहीं था, जिसके चलते लेन देन करने में बहुत अधिक परेशानी, कठिनाई होता था। ठीक है, चलिए अब है आगे बी नंबर, द्वितीय कार्य, गौण कार्य यानी सहायक कार्य। क्या होता है समझिए। मुद्रा का द्वितीय कार्य, गौण कार्य, सहायक कार्य क्या है समझिए। मुद्रा के गौण कार्यों के अंतर्गत वे सभी कार्य आते हैं जो मुद्रा के प्राथमिक कार्यों की सहायता के लिए किए जाते हैं, इसलिए इन कार्यों को सहायक कार्य भी कहा जाता है। मुद्रा के 3 गौण कार्य हैं, मुद्रा के 3 सहायक कार्य हैं, मुद्रा के 3 द्वितीय कार्य हैं। पहला, स्थगित भुगतान का मान बोलता है जिन लेन देन का भुगतान तुरंत न होकर भविष्य के लिए छोड़ दिया जाता है, स्थगित कर देते हैं, त्याग देते हैं, उसको स्थगित भुगतान कहा जाता है। मुद्रा को स्थगित भुगतान का मान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अन्य वस्तुओं की तुलना में अधिक टिकाऊ है, इसका मूल्य स्थिर रहता है। मतलब हमको कोई पेमेंट आज करने का मन नहीं है, आज व्यवस्था नहीं हो रहा है, तो हम कल परसों 10 दिन बाद कर लेते हैं मुद्रा के द्वारा, कोई वस्तु के द्वारा नहीं होगा, क्योंकि वस्तुओं का मूल्य स्थिर नहीं रहता है। सब वस्तु टिकेगा गारंटी नहीं है, वस्तु खराब हो सकता है, वह टिकेगा नहीं टिकेगा गारंटी नहीं है, वो टिकाऊ है कि नहीं है कोई उसका गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन मुद्रा का गारंटी है कि वो टिकाऊ होगा, उसका मूल्य स्थिर रहेगा। ठीक है, यानी मुद्रा के द्वारा हम लोग कोई पेमेंट यदि अभी नहीं हो पा रहा है तो बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि मुद्रा का मूल्य स्थिर रहता है, मुद्रा टिकाऊ होता है, हम लोग बाद में उसको पेमेंट कर सकते हैं। वस्तु का मूल्य स्थिर नहीं रहता है, वस्तु का मूल्य घट बढ़ होते रहता है। इसलिए हम वस्तु को इकट्ठा करके रखेंगे, वो सुरक्षित रहेगा, उसका मूल्य स्थिर रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मुद्रा का मूल्य स्थिर रहेगा, मुद्रा टिकेगा, मुद्रा में उपयोगिता खत्म नहीं होगा, ये गारंटी है। इसलिए हम लोग छोड़ा गया भुगतान को बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं, बाद में भी त्यागा हुआ भुगतान को हम लोग बाद में क्लियर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, मूल्य का संचय। मूल्य का संचय, प्रत्येक मनुष्य की यह प्रवृत्ति होती है कि वह अपनी वर्तमान आय में से भविष्य के लिए कुछ बचाकर संचित रखना चाहती है, ताकि वह अपनी
भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। बोलता है प्रत्येक मनुष्य का यह गुण है, यह आदत है कि वह वर्तमान आय में से कुछ बचा कर रखे ताकि भविष्य में उसका काम दे। अच्छा, हम कोई वस्तु को भविष्य के लिए रखें 2 साल 5 साल के लिए, क्या गारंटी है वस्तु सुरक्षित रहेगा? क्या गारंटी है कि वस्तु में उपयोगिता बना रहेगा? क्या गारंटी है कि वस्तु टिकेगा? गारंटी नहीं है। लेकिन मुद्रा में गारंटी है कि मुद्रा टिकेगा, मुद्रा में उपयोगिता स्थिर रहेगा, मुद्रा का मूल्य स्थिर रहेगा। यानी हम लोग जो अपना इनकम का कुछ बचा कर रखते हैं तो उसको मुद्रा के रूप में रख लेते हैं ताकि मुद्रा का मूल्य स्थिर रहता है, टिकाऊ होता है, ठीक है, इसमें उपयोगिता खत्म नहीं होता है। यानी मुद्रा में यह गुण उपस्थित है क्योंकि इसकी उपयोगिता कभी नष्ट नहीं होती है, जिसके कारण कभी भी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। यानी मनुष्य जो सोचता है ना कि हम अपना आय में से कुछ बचा कर रखें ताकि हम भविष्य में अपना बचाव कर सकें, कोई घटना घट गया, कोई दुर्घटना हो गया या तो कहीं काम पड़ गया पैसा का तो हम यूज कर सकें, ठीक है। वस्तु को भविष्य के लिए इसलिए रख नहीं सकते हैं कि सब वस्तु टिकेगा, गारंटी नहीं है, ठीक है। सब वस्तु का उपयोगिता स्थिर रहेगा, गारंटी नहीं है। सब वस्तु टिकाऊ होगा या मूल्य स्थिर रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मुद्रा का मूल्य स्थिर रहेगा, उपयोगिता स्थिर रहेगा, ये टिकाऊ होगा, ये गारंटी है। इसलिए लोग मुद्रा को मूल्य का संचय कहता है, मतलब ये मूल्य को इकट्ठा करके रखता है, घटने बढ़ने नहीं देता है। आगे है मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा विनिमय का एक सरल साधन है। मुद्रा द्वारा मूल्य के क्रय शक्ति का हस्तांतरण बहुत सरलता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या एक स्थान से दूसरे स्थान को कर सकते हैं। हमको कोई सामान देना है दूसरों को तो उसको आना पड़ेगा या तो फिर उसका घर पहुंचाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा तकलीफ, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन आज के ज़माने में किसी को कुछ देना है, बहुत दूर है, तो उसके बदले मुद्रा पेमेंट कर दीजिए, उस सामान को बेच दीजिए, मुद्रा भेज दीजिए उसको। अभी हम लोग देखिए मुद्रा के द्वारा ट्रांजैक्शन को कितना आसान बना दिए हैं, खासकर ऑनलाइन पेमेंट आकर के तो और आसान हो गया है। कोई मुंबई मेरा दोस्त है, उसको पैसा का ज़रूरत है, 1 मिनट के अंदर में पैसा चल जाएगा और वो अपना काम कर लेगा, ठीक है। यानी मुद्रा आज के डेट में मूल्य का हस्तांतरण को बहुत आसान कर दिया है, ठीक है। मुद्रा के द्वारा हम लोग कोई वस्तु का क्रय शक्ति को बहुत आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो मुद्रा का 2 प्राथमिक कार्य हुआ, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, ठीक। मुद्रा का 3 गौण कार्य हुआ, स्थगित भुगतान का मान, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण। याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, व्यावसायिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक एवं केंद्र बैंक यानी सेंट्रल बैंक में अंतर स्पष्ट कीजिए। कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में क्या अंतर है समझिए। 1 नंबर, केंद्र बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है जो देश के सभी व्यापारिक बैंकों का नियंत्रण करती है। यानी केंद्र बैंक देश का सबसे सर्वोच्च बैंक है, सभी बैंकों का मालिक है, ये पूरे देश में बैंकिंग प्रणाली को संचालित करती है। जबकि व्यापारिक बैंक केंद्र बैंक का एक छोटा सा अंग होता है जो केंद्र बैंक के अधीन कार्य करते हैं। यानी क्या समझ में आया? केंद्र बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है, प्रधान बैंक है, सबसे हेड बैंक है, जैसे इंडिया में RBI, ठीक है, जो देश के सभी बैंकिंग प्रणाली को संचालित करती है और व्यापारिक बैंकों के कार्यों का देखभाल करती है, नियंत्रण करती है। लेकिन व्यापारिक बैंक केंद्र बैंक का एक छोटा सा सदस्य है, पार्ट है, जो केंद्र बैंक के अधीन कार्य करता है, केंद्र बैंक के अंडर में उसी के रूल के अनुसार काम करता है। पॉइंट नंबर 2, केंद्र बैंक पूरे देश के बैंकिंग प्रणाली को संचालित करती है, जबकि व्यापारिक बैंक पूरे आम जनता से लाभ कमाने का कार्य करती है, ठीक है। केंद्र बैंक का ग्राहक देश के सभी व्यापारिक बैंक होते हैं, जबकि व्यापारिक बैंक का ग्राहक देश का सभी आम जनता होता है।
केंद्र बैंक को मुद्रा जारी करने का अधिकार प्राप्त है, जबकि व्यापारिक बैंक को मुद्रा जारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। केंद्र बैंक सरकार का बैंकर के रूप में काम करती है, जबकि व्यापारिक बैंक जनता के बैंकर के रूप में कार्य करती है। केंद्र बैंक का व्यापारिक बैंकों के साथ कोई कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि केंद्र बैंक एक ही है। प्रत्येक देश में एक एक केंद्र बैंक होता है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक देश में अनेक व्यापारिक बैंक होता है, जैसे SBI, इलाहाबाद, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, HDFC बैंक। ये सब क्या करता है, आपस में कंपटीशन करता है। यानी केंद्र बैंक का व्यापारिक बैंक के साथ कोई कंपटीशन नहीं होता है, लेकिन व्यापारिक बैंक आपस में कंपटीशन करता है, ठीक है। 7 नंबर, केंद्र बैंक साख नियंत्रण का कार्य करती है, जबकि व्यापारिक बैंक साख निर्माण का कार्य करती है, ठीक है। केंद्र बैंक साख मुद्रा का नियंत्रण करता है, जबकि व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक साख मुद्रा का निर्माण करता है, साख सृजन करता है। 8 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका USA को छोड़कर जहां 12 केंद्र बैंक हैं, अन्य सभी देशों में एक एक केंद्र बैंक होता है, जबकि देश में अनेक व्यापारिक बैंक होते हैं। यानी सामान्यतः सभी देशों में एक एक केंद्र बैंक होता है, लेकिन व्यापारिक बैंक देश में अनेक होता है। सिर्फ USA में ही, संयुक्त राज्य अमेरिका में ही जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसमें 12 केंद्रीय बैंक है, बाकी सभी देशों में, चाहे वह चीन हो, चाहे वह रसिया हो, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया हो, ठीक है, सभी देशों में एक एक केंद्र बैंक है। व्यापारिक बैंक अनेक है, लेकिन USA, संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जहां 12 केंद्रीय बैंक है, क्योंकि वह विशाल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, ठीक है। तो चलिए, हम लोग का तो सब कंप्लीट हो गया। फिर मिलेंगे आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।